हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने अपने YouTube डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट था। मैं अपने टाइम में अपने स्कूल का टॉपर था और वहां से मैंने ऐसी क्या गलतियां करी कि मुझे 3 ड्रॉप्स लेने पड़ गए। उसी के ऊपर ये वीडियो है और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट 26 की कर रहे हो, नीट 27 की कर रहे हैं या नीट 28 की, क्योंकि वो चाहे किसी भी स्टेज पे हो वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो कि माइनर मिस्टेक्स हो सकती है, मेजर मिस्टेक्स हो सकती है, जिसके कारण आइदर वो उस साल सिलेक्ट ही नहीं होते हैं या फिर उनका जो रैंक है वो कम हो जाता है, जिसके कारण वो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैंने इस वीडियो में अपने अलग अलग ड्रॉप ईयर्स की बात करी, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि जब मैं अलग अलग मार्क्स रेंज में था तो क्या मिस्टेक्स कर रहा था, क्या माइंडसेट रहता है, और उसके थ्रू आप ये समझ पाओगे कि कहीं आप तो वो गलती नहीं कर रहे हो और अगर कर रहे हो तो उसको सुधार पाओगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते वीडियो को। मैं अपनी जर्नी आपको एक बार ब्रीफली समझाता हूँ। मैंने अपना 10th का एग्जाम 2017 में दिया था। ठीक है, 2017 से 2019 में मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लिया, वहाँ पे मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 12th जो है वो मैंने 2019 में दिया और मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट भी 2019 में दिया, जिसमें मेरे जो मार्क्स है वो 360 मार्क्स बने थे। 2020 मेरा पहला ड्रॉप ईयर था, 501 मार्क्स बना था। 21 में सेकंड ड्रॉप ईयर 587 मार्क्स और थर्ड ड्रॉप 2022 में मैं फाइनली सिलेक्ट हो पाया था, जिसमें मेरे 640 मार्क्स बने थे। 2019 के बाद जो मैंने प्रिपरेशन करी थी वो कंप्लीटली ऑनलाइन प्रिपरेशन करी थी, सेल्फ स्टडी किया था। और 2019 से पहले जो 2017 और 2019 के बीच का टाइम था, 11-12 के टाइम में मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लिया था, तो ऑफलाइन प्रिपरेशन करी थी। ठीक है, तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव बताऊंगा, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कर रहे हो। अब जब मैं ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने क्या गलती करी, अगर आपको वो जाना है तो आपको वीडियो के एंड में वो चीज पता चलेगी। पहले मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन के टाइम में मैंने क्या क्या गलती करी थी, ड्रॉप ईयर्स में मैंने क्या गलती करी थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब 2019 से 2020 वाला जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप ईयर था उसमें मेरा मेजर मिस्टेक था सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाना। अब ऐसी क्या गलतियां करी थी मैंने जिसके कारण मैं अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाया, उसको जानते हैं। देखो, सबसे पहले उस समय कोई ऑनलाइन बैच नहीं होता था, तो मैंने कोई भी ऑनलाइन बैच में एडमिशन नहीं लिया था। एक तो इस कारण से क्योंकि कोई अच्छा बैच था ही नहीं, और दूसरा इस कारण से कि जो बैचेस थे वो बहुत कॉस्टली थे। ठीक है, 30,000-40,000 के आसपास वो बैचेस थे और फाइनेंशियली ऑब्वियसली उस समय हम लोग इतने अच्छे नहीं थे। इसी कारण मैंने ये डिसाइड किया था कि ऑफलाइन कोचिंग रहने दो, मैं घर पे बैठ के खुद प्रिपरेशन कर लूंगा यूट्यूब वीडियो से। ठीक है, उस समय मैंने अलग सर और विपिन सर को डिस्कवर कर लिया था, तो मैंने सोचा था उन्हीं के वीडियो से मैं प्रिपरेशन कर लूंगा, और इसके कारण मैंने कुछ गलती करी थी जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, जैसा कि हर बच्चा करता है एक ड्रॉप ईयर के स्टार्टिंग में कि वो ड्रीम लेता है कि भैया मुझे एम्स जाना है अगले साल और इसके लिए मैं फुल परफेक्शन के साथ प्रिपरेशन करूंगा। और इसमें मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखी और वो देख के मैंने टॉपर की एडवाइस को मानते हुए, अपने लेवल को ना समझते हुए बहुत सारे रिसोर्सेज सिलेक्ट कर लिए, ये अपने आप को मोटिवेशन देते हुए कि एक साल में मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूंगा। मैंने सोचा कि मैं मॉड्यूल कर लूंगा। ठीक है, मैं हर एक चैप्टर के लिए, जो फिजिक्स के चैप्टर है उसके लिए एचसी वर्मा सॉल्व करूंगा, ऑर्गेनिक में एमएस चौहान, ओपी टंडन जैसी बुक सॉल्व करूंगा, एनसीईआरटी में सबकी पढ़ूंगा, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, कंप्लीट पेज टू पेज पढ़ जाऊंगा। ठीक है, और मैं टेस्ट भी दूंगा बहुत सारे। ऐसे करके मोटिवेशन के साथ मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी। अब दिक्कत ये हुई कि मैंने ये नहीं सोचा कि मैं हर एक चैप्टर के लिए पहले मेन चीजें करूंगा, फिर मैं बाकी जो अनइंपॉर्टेंट चीजें उनको करूंगा। मैंने ये सोचा कि मैं परफेक्शन हासिल करूंगा हर एक चैप्टर में। उसमें मैं क्या करने लगा कि जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट एंड एमिशन, तो उसका मैंने पहले मॉड्यूल किया, एचसी वर्मा सॉल्व किया, उसकी एनसीईआरटी पढ़ी, उसके नोट्स बनाए, ठीक है, उसके पीवाईक्यू सॉल्व किया। और जब ये सब कुछ हो गया तब मैं नेक्स्ट चैप्टर में गया। इस चक्कर में मैं बहुत ज्यादा स्लो प्रिपरेशन करने लगा। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने अपने टाइम में एक बढ़िया ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लिया होता, अगर उस समय अवेलेबल होता, जिसमें मेरे को एक ऑफलाइन लेवल का कंटेंट मिल जाता, मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए रिसोर्सेज मिल जाते कि यही प्रैक्टिस करना, इतने से काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रैंडम जगह से प्रैक्टिस नहीं करता मैं। अगर मुझे बढ़िया प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते, मुझे गाइडेंस मिल जाती कि देख यही चीजें करनी है, जो तू कर रहा है सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये बताने वाला कोई होता, और ये सब चीजें मेरे को इंटीग्रेटेड वे में मिल जाता, एक जगह पे मिल जाता, तो शायद मैं उस साल सेलेक्ट हो जाता और मेरे को और ड्रॉप ईयर्स नहीं लेने पड़ते। और यही सब चीज प्रोवाइड करने के लिए पीडब्ल्यू एक इन्फिनिटी प्रो बैच लेकर आया है, जो कि इंटीग्रेटेड वे में ये सब चीज आपको एक जगह पे प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें आपको प्रॉपर लेक्चर्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हो, और उसके साथ साथ सिंक्ड आपको मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, जो भी चीजें आपके लेक्चर्स में उसी के क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल्स में मिल जाते हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड, आपको रैंकर टेस्ट मिल जाती है जिसमें आपको ऑफलाइन टेस्ट देने का मौका मिलता है। जैसा कि आप एक्चुअल एग्जाम देते हो, नीट के एग्जाम ऑफलाइन वे में, उसी तरीके से आपका रैंकर टेस्ट में एग्जाम लिया जाता है, जिसमें फुल ऑफलाइन एनवायरमेंट में, जहाँ पे बाकी बच्चे भी आके टेस्ट देंगे, वहाँ पे आपका टेस्ट होता है। साथ ही आपको यहाँ पे मेंटरशिप का फीचर मिल जाता है, जिसमें कभी भी लगे कि यार मैं कुछ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो आप वहां से कंफर्म कर सकते हो इस चीज को, और इस डायलेमा में नहीं फंस सकते हो कि यार मैं चीज को सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे पीडब्ल्यू पाई का फीचर मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। इसके अलावा आपको डिजिटल मॉड्यूल्स मिल जाते हैं ताकि आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर पाओ, और इसके अलावा बहुत सारी गुडीज भी आपको इसमें मिलते हैं अगर आप पीडब्ल्यू का इन्फिनिटी प्रो बैच ज्वाइन करते हो तो। अब अगर आप ये सब चीज अलग अलग लेने जाते हो कि मेंटरशिप अलग लेना है, टेस्टिस अलग लेना है, मॉड्यूल्स अलग लेना है, बैचेस अलग लेना है, ये सब चीज अराउंड आपका 30,000 के आसपास पड़ जाता है। बट इन्फिनिटी प्रो में आपको ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 14,000 में मिल जाएगा, और इसलिए ये बैच इतना सक्सेसफुल है और बच्चे इसको इतना पसंद करते हैं। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड AV350 यूज करना मत भूलना। चलो वीडियो में आगे चलते हैं। दूसरा, क्योंकि मैं खुद से पढ़ रहा था, सेल्फ स्टडी कर रहा था, कोई भी सामने नहीं था कि कंपटीशन में क्या हो रहा है, मेरे सामने वाले दोस्त क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था, तो मैं उस चक्कर में भी काफी ज्यादा मेरा जो पेस है वो कम हो गया था, क्योंकि मैंने एक
ये सोचा था कि मैं सेल्फ स्टडी करने वाला हूँ और रैंडम वीडियो से जो मुझे पढ़ना है, जो मुझे लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहा था। तो इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया। मैंने ईजी चैप्टर में तो परफेक्शन हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, बट जब आई बारी मेन चैप्टर्स की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, उससे मेरे को ये फील लगा यार टाइम बहुत कम है, तो मैं फटाफट भगाने लगा उन चैप्टर को। क्योंकि जब नवंबर का समय आया था तो मेरे को उस समय समझाया कि यार अभी तक तो मेरी 11th ही कंप्लीट नहीं हुई है, तो मुझे अब चीज़ों को फटाफट करना होगा। उस चक्कर में ऐसे चैप्टर्स भी रह गए थे एंड में जो कि मैं एक तो पढ़ नहीं पाया और जो किया भी था उसके मैं PYQs भी नहीं देख पाया था। तो इसीलिए मैंने नवंबर के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप कर दिया और काफ़ी सारी चीज़ें जो है मेरी इनकम्प्लीट रह गई। और इसी इनकम्प्लीट चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने जो इनिशियली टेस्ट देने का सोचा था वो देना बंद कर दिया। मैं सिर्फ चीज़ों को कंप्लीट करता फटाफट। परफेक्शन हासिल करने का मेरा मतलब ये था कि हर चीज़ कर लो और उसको करके छोड़ दो, उसको कभी उठा के देखा ही नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते, तो कोई रिविजन नहीं कर रहा था मैं बेसिकली। और इसी कारण से उस साल ईजी पेपर आने के बावजूद भी मेरे 501 मार्क्स बने थे, अदरवाइज कहीं 400 के आसपास ही बन रहे होते। तो ये गलती करी थी मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप के अंदर। अब देखते हैं कि सेकंड ड्रॉप ईयर में मैंने क्या मिस्टेक करी थी। तो देखो 2020 का जो एग्जाम था वो 13 सितंबर में हुआ था, ठीक है। उसका 1-2 महीना लगा हुआ रिजल्ट आने में, मान के चलो नवंबर या अक्टूबर एंड में रिजल्ट आया होगा, मुझे अच्छे से याद नहीं है। बट उस रिजल्ट आने के बाद मैंने 21 का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने का मेरे पास प्रिपरेशन का टाइम था। अब इस 8 से 9 महीने में जो मेरा मार्क्स था वो ऑलमोस्ट 86 मार्क्स ही बना था। मतलब मेरे 21 में 587 मार्क्स बने थे और कट ऑफ से मैं ऑलमोस्ट 7 मार्क्स या 8 मार्क्स पीछे था। 594 या 95 कट ऑफ गया था उससे, ठीक है। तो क्या गलतियां मैंने कर दी थी, इस मार्क्स रेंज में बच्चे क्या जनरली मिस्टेक्स करते हैं, वो आपको यहाँ से समझ में आएगा। देखो पहली मिस्टेक जो मैंने करी थी वो ये है कि ये जानने के बावजूद भी कि टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, मैंने टेस्ट काफ़ी कम दिए थे, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे एंड में, और उससे पहले मैंने 4 से 5 पार्ट टेस्ट दिए थे। क्योंकि जैसे ही मार्क्स ड्रॉप होने चालू हुए तो मैंने सोचा यार मार्क्स कम हो रहे हैं तो मुझे अच्छे से पहले पढ़ लेना चाहिए, चीज़ों को कंप्लीट कर लेना चाहिए। जब रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से मेरे को चीज़ें आती होंगी, तब मैं जब टेस्ट दूंगा तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। उस चक्कर मैंने टेस्ट ही देना छोड़ दिया। तो ये मेरी पहली मिस्टेक थी। दूसरा, ऑर्गेनिक में मेरे को कोई अच्छा टीचर नहीं मिल रहा था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया था, मैंने इस साल भी ज्वाइन नहीं किया था बैच, तो मैं टीचर ढूंढ रहा था अच्छा। तो मेरे को कोई बढ़िया टीचर नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे क्या लग रहा था ना कि टीचर पढ़ा देते थे, उसके बाद मैं क्वेश्चन करता था, बन भी जाता था। बट जैसे जैसे रिएक्शन वाले चैप्टर आते थे, हाइड्रोकार्बन, हेलोइक, हेलोरीन, ये सारे चैप्टर्स आते थे, तो मेरे को चीज़ें ऐसे लिंक नहीं होती थी। और वो लिंक इसलिए नहीं होती थी क्योंकि मैं रिविजन नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे का पढ़ के नहीं आ रहा हूँ जब आगे के चैप्टर्स चल रहे हैं, तो मुझे लिंक नहीं होता था। और मुझे क्या लगता था यार टीचर समझा नहीं पा रहा है। इस चक्कर में मैं टीचर स्विच करता था, ढूंढता था यार कौन से बेस्ट टीचर है, सबसे पढ़ के ट्राई किया, बट मेरे को ऑर्गेनिक मेरी सुधरी नहीं तब भी। तो मुझे क्या लगा ऑर्गेनिक मेरे बस की नहीं। ये करते 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 मैंने ऑर्गेनिक को पोस्टपोन किया एंड तक, और कभी उसको ढंग से पढ़ा ही नहीं। जिस चक्कर में ऐसा एक टाइम आ गया था जब मैंने ये डिसाइड किया कि इस साल मैं पेपर में जितने भी ऑर्गेनिक के रिएक्शन वाले क्वेश्चन होगा उसको छोड़ दूंगा। मैंने स्टार्टिंग के हाइड्रोकार्बन और जीओसी कर लिया था ढंग से, तो मैंने सोचा था कि इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे कर लूंगा, और बाकी जो मेन ऑर्गेनिक है उससे मैं क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। ये सोच के मैं गया था 21 की प्रिपरेशन के लिए, और मैंने किया भी वही चीज़ थी। तो ये मेरी दूसरी मिस्टेक थी, ऑर्गेनिक को सही से ना पढ़ पाना और उसको समझ नहीं पाना कि ऑर्गेनिक को करते कैसे हैं, और ये सोचना कि टीचर में गलती है। मैं अच्छे टीचर्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता, जैसा कि आपने इस साल किया होगा। सलीम सर, MR सर इनमें कंफ्यूज थे, कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे कि किस टीचर से पढ़े, कौन सा टीचर बेस्ट होगा जो मुझे सीधे सीधे ऐसा पढ़ा दे कि मेरा नीट 26 निकल जाए। तो ये गलतियाँ करी होगी आपने। तो ये ऐसा ही कुछ मिस्टेक मैंने अपने ऑर्गेनिक के टाइम में किया था। दूसरा, मैंने ये तो समझ लिया था कि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ चीज़ों को करके छोड़ देने से नहीं होगा, बट रिविजन करते कैसे प्रॉपर ये मैंने अभी तक क्योंकि किया नहीं था, तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता था, और ना ही मुझे कोई बताने वाला था। मेरी जो गलती आप देख रहे हो अभी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप चीज़ों को समझ के बहुत सारी चीज़ें ठीक कर पाओगे, बट मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अपने पूरे घर में, पूरे गांव में और इवन जनरेशन में देखने जाओगे तो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर था मैं, और कोई था नहीं जो मुझे बता पाए। किसी ने हाल फिलहाल में किसी ने नीट एग्जाम दिया ही नहीं था, सुना भी नहीं था। इनफैक्ट मैं भी जब प्रिपरेशन करने गया था तो एडमिशन से 1 महीने पहले मुझे पता चला था कि नीट एग्जाम के थ्रू आप डॉक्टर बनते हो। मुझे एग्जाम का नाम ही नहीं पता। तो इस लेवल से मैंने फिर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी, कोई गाइडेंस नहीं था। तो जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया करने का, जब मैंने सोचा कि रिवीजन करते हैं, चलो मैंने बायो अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था। जो मैंने आपको 135 रूल बताया था उस समय तक मैंने डिस्कवर कर लिया था। उसके तो चलो मैंने बायो की एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, तो उससे अच्छे मार्क्स भी आ गए थे मेरे। बट फिजिक्स फिजिकल में मैंने क्या किया, मैंने सोचा ये नोट्स पढ़ लेते हैं, फॉर्मुला पढ़ लेते हैं, वही होता है रिविजन। मैंने ये नहीं सोचा कि यार इसमें तो मेरे को एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, तो मैं न्यूमेरिकल के थ्रू तो प्रैक्टिस या रिविजन कर ही नहीं रहा हूँ। टेस्ट भी मैंने काफ़ी कम दिए, तो मैंने एंड में PYQ रिवाइज नहीं किया, जो मैं आपको अभी बोलता हूँ कि PYQ रिवाइज करूँ। और मैंने बस फॉर्मुला देखा, नोट्स देखा, और मैं एग्जाम दिन चला गया। इस चक्कर में क्या हुआ कि उस साल क्योंकि फिजिक्स 2020 में थोड़ी अच्छी आ गई थी, तो फिजिक्स में मेरे को काफ़ी टाइम लगा, मैं बहुत स्लो सॉल्व कर रहा था फिजिक्स को, और इसलिए मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट गए। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर भी नहीं पाया। इनफैक्ट मुझे फॉर्मुला याद था, बट मैं अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड में करी ही नहीं थी। रिविजन के थ्रू जो है मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस का रिविजन किया ही नहीं था। तो फिजिक्स में मेरे सिर्फ 117 मार्क्स बने। केमिस्ट्री में क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक छोड़ दी थी, तो मेरे 115 मार्क्स ही बने, और मैंने बस शायद 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, अच्छे से याद नहीं है। बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो थे ना, 10 से 12 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे ऑर्गेनिक के। और दूसरा ये भी हुआ था क्योंकि फिजिक्स हार्ड आई थी उस साल, और मैंने 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था, तो फिजिक्स के लिए मैं टाइम ही नहीं बचा पाया था। ठीक है, मैंने पूरा बायो किया, फिर केमिस्ट्री किया, फिजिक्स करने गया, तो 45 मिनट्स के आसपास से टाइम बचा था। 2 रीजन के कारण, एक तो मैंने 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, ये मेरी चौथी गलती थी। और दूसरा, उस साल मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था कि जब
पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उस सील को तोड़ते हैं, काटते हैं उसको। तो टीचर ने क्या किया ना, उस सील को ऊपर से ना काटने के बजाय बीच से काट दिया। और पहला पेपर मेरा था, पहला जो फर्स्ट बेंच था उसमें मैं पहला स्टूडेंट था, तो जो भी ऊपर का पेपर था मुझे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था। टीचर ने जो कट किया उसको, तो उसके साथ वो पेपर कट हो गया, उसके बीच में OMR रहता है तो वो कट हो गया था। उस इंसिडेंट के कारण फिर मेरे को बात करनी पड़ी, नया OMR अरेंज हुआ। उस चक्कर मेरे 15 से 20 मिनट जो है ना वो कम मिले थे मुझे उस 21 वाले अटेम्प्ट में। तो इन सबको मिलाने के बाद मेरे जो मार्क्स बने थे वो 587 मार्क्स बने थे। और अच्छी बात उस प्रिपरेशन में यही थी कि बायो में 355 मार्क्स थे। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि रिवीजन बायो में जो मैं कर रहा हूँ करते ऐसे ही, जो मैंने आपको प्लानर दिया है वैसा ही मैंने कुछ प्लानर बना के रिवीजन किया था। और ऑलमोस्ट हर 5 डेज 7 डेज में मैं पूरी बायो की एनसीईआरटी रिवाइज कर लेता था। बट मैंने गलती जो की थी रिवीजन में वो फिजिक्स और फिजिकल के रिवीजन में की थी, और इसको मैंने अगले प्रिपरेशन में अपना सुधारा था जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। और इनफैक्ट मैं इस ईयर में इतना कॉन्फिडेंट भी था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, क्योंकि कट ऑफ सबने जो बताया था उसके रेंज में था मैं। और उस साल इनफैक्ट AIQ का जो कट ऑफ था वो 595 गया था, तो ऑलमोस्ट बहुत पास था मैं। एक दो क्वेश्चन भी अगर मैं ऑर्गेनिक ही मान लो साल करके चला जाता, या मेरा वो 15-20 मिनट्स लॉस नहीं हुआ होता, तो मैं सर सेलेक्ट हो जाता। बट उस साल नहीं लिखा हुआ था सेलेक्ट होता, तो फिर जो भी थी, तो ये गलतियाँ थी मेरी बेसिकली 21 वाले ड्रॉप में। ठीक है, अब 22 में जब आप एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे हो जाते हो, उसके बाद आप क्या गलती करते हो जिसके कारण चलो आप सिलेक्ट तो हो जाओगे, बट आपके रैंक में डिफरेंस पड़ता है, वो आप समझोगे इस पेपर में, और कितना मेजर डिफरेंस पड़ता है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो 22 का जो मैंने प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट दिसंबर से स्टार्ट किया था, क्योंकि 21 का जो एग्जाम है वो भी सितंबर के आसपास ही हुआ था। उसका रिजल्ट आते आते नवंबर में आया था। तो फिर मैंने एक महीने बाद मिड दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और जुलाई में मेरा नीट 22 हुआ था। तो ऑलमोस्ट 6 महीने का प्रिपरेशन मैंने किया था इसमें। तो प्रिपरेशन मिस्टेक, मेन नीट के प्रिपरेशन जो मेरी मेन मिस्टेक थी, जो मैं अभी बोलूँगा, वो है कि मैंने एफर्ट इसमें भी 100% नहीं डाला था। 90% का ही एफर्ट मैं मान के चलता हूँ इसमें, क्योंकि और कुछ किया जा सकता था। मान लो मैं और टेस्ट दे सकता था, और मैं ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन कर सकता था, बट उन सबको अगर मैं मिलाता हूँ तो 10% एफर्ट मैं एक्स्ट्रा दे सकता था, बट मैंने 90% ही दिया। चलो, तो ये है पहली मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक जो था वो था कि मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कुछ चैप्टर्स को लेके रिवीजन का टाइम, जिसके चक्कर में मेरे फाइनल एग्जाम में जब मैंने उस चैप्टर क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मुझे दिक्कत हुई। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एंड के टाइम में PYQs तो सॉल्व किए थे, नोट्स भी पढ़ा था, फॉर्मुला याद किया था, फॉर्मुला तो बहुत अच्छे से याद किया था, बट मैंने कुछ चैप्टर्स के PYQs को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि जब मैंने मेन प्रिपरेशन करी थी तो मैंने उस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इक्विलिब्रियम के तो मैंने शायद 700-800 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, NCERT, JEE मेंस, नीट सब कुछ मिला के मैंने 700 से 800 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मॉड्यूल वगैरह मिला के। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि चलो मेरे को अगर फॉर्मुला याद है तो क्वेश्चन बन जाएंगे, और ऐसा होता भी था। अगर मुझे फॉर्मुला याद है, अगर मेरे को कंसेप्ट पता है, तो फिर मेरे से क्वेश्चन गलत जनरली नहीं होगा, अनटिल अनलेस वो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा है। तो इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स में मैंने यही गलती की कि मैंने एंड वाले मंथ में सिर्फ फॉर्मुलाज देके, नोट देके PYQ सॉल्व नहीं किए। तो वो उस चक्कर में क्या हुआ कि जब नीट में मैं इन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करता तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम, इनके 2 इजी क्वेश्चंस जो नहीं होने चाहिए थे गलत हो गए थे। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है कि आपको फंसाने के लिए वो रिडक्शन पोटेंशियल ना देख के आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे के रखते हैं, डायरेक्टली नहीं लिखते वो, बस उसको उस तरीके से लिखते हैं, इनको आपको देख के पता करना होता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन दिया है, बट यूज़ करते समय हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करते हैं। तो एक बेसिक कंसेप्ट है, सबको पता है, ये बहुत ईजी चीज़ है। बट मैंने सॉल्व करते समय ये ध्यान नहीं दिया कि ये देखना होता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन से दूर हो गया था, मैं ये भूल गया चीज़ को, और मैंने सिर्फ वैल्यू देखी और उसको पुट करके आंसर निकाल दिया, और मेरा जो आंसर है वो गलत आ गया। ठीक है, साइन का फर्क पड़ गया, उस जगह में मेरा पूरा वो आंसर गलत हो गया। उसके बाद इक्विलिब्रियम में मैंने क्या गलती करी थी, एक क्वेश्चन था जिसमें pH निकालना था बफर सॉल्यूशन का, तो उसमें मैंने फॉर्मुला पुट करने में मिस्टेक कर दी। भले ही मैंने फॉर्मुला को बहुत बार पढ़ा था, बट क्योंकि मैंने PYQ सॉल्विंग नहीं करी थी और उसके क्वेश्चन सॉल्विंग से मैं दूर हो गया था, उसके कारण क्या हुआ कि मैंने फॉर्मुला जल्दबाजी में वहां पे ये पुट कर दिया कि pH इक्वल्स pKa माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। ठीक है, बट वहां पे माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। तो ये मेरे को घर आके पता चला, वहां तो मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व किया, और ऑप्शन में भी था, ऑब्वियसली देते हैं ऑप्शन, तो मैंने टिक किया, और जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि ये दोनों ही क्वेश्चन में गलत हो गए, जो कि नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, तो ये मेरे चले गए ऑलमोस्ट 10 मार्क्स चले गए, क्योंकि नेगेटिव भी हो गया है ना। तो ये मेरे 2 आपके मिस्टेक्स है, जो कि चलो इसको मैं सिली मिस्टेक में नहीं गिनता, चलो ये गलत हो ही गया। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले को एक ब्लंडर मान लेता हूँ, उसको नहीं मानता हूँ कि ये सिली मिस्टेक था, बट ये जो फॉर्मुला वाला मिस्टेक था ये तो बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक था, प्लस माइनस का मेरा गलत हो गया, तो ये एक मेरा सिली मिस्टेक था उसमें। दूसरा, मैंने 2 फिजिक्स से सिली मिस्टेक किए थे उस साल। एक 5 मीटर क्यूब, कुछ मीटर क्यूब में आंसर था, बट ऑप्शन जो था वो लीटर में था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने मीटर क्यूब में निकाला और मीटर क्यूब में ही उसको टिक कर दिया, जो कि गलत हो गया मेरा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस लीटर में दिए थे, तो मैंने कन्वर्ट नहीं किया। दूसरा, एटम में आप एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आपको एक्साइटेड स्टेट में दिया जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि n+1, तो वहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्योंकि फिजिक्स ईजी आई थी 2022 में, तो उस साल इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया मैं फिजिक्स सॉल्व करते समय, क्योंकि बहुत जल्दी सॉल्व हो रही थी, कि मैंने वो एक्साइटेड वर्ड नहीं पढ़ा। इस चक्कर में मेरा वो मिस हो गया, और मैंने n+1 करने के बजाय सिर्फ जो n वैल्यू दी थी उसके अकॉर्डिंग रख लिया, और वो भी क्वेश्चन में गलत हो गया। तो ये 2 मेरे सिली मिस्टेक्स हुए थे फिजिक्स में। इसके अलावा एक OMR मिस्टेक किया था मैंने, तो ये इसके चक्कर में क्या हुआ, जो मेरे मार्क्स 680 बन सकते थे वो 660 पे आ गए।
ठीक है। इसके बाद और क्या हुआ था उस साल कि 4 कंट्रोवर्शियल नीट के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे नीट 22 के जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, सबने डिस्कस किया है, एनके शर्मा सबने भी डिस्कस किया है, तो वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही है जो मैंने किया है, बट एनसीईआरटी में एक दो चीज़ें गलत लिखी हुई थी जिसके वो आंसर गलत हो गया, ठीक है। और इस चक्कर में मेरे जो मार्क्स फाइनल मार्क्स हुए थे वो 640 बना था और जो रैंक थी वो मेरी 6400 बना था। जहाँ मेरा रैंक 1000 के अंडर आ सकता था, वहाँ से मैं पहले 660 के आसपास ड्रॉप होता हूँ, 2500 के आसपास, जहाँ पे मेरे को एम्स मिल सकता था, एम्स पटना मिल सकता था, बट वहाँ से फिर ड्रॉप होकर मैं 6400 रैंक पे पहुँच जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये मिस्टेक्स यहाँ पे कर दी। मेरे 4 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नीट में आए थे जो कि मैंने तो अपने हिसाब से सही दिया था, बट एनटी ने कुछ अलग आंसर दिए थे उसके, तो इसलिए जो मेरे मार्क्स है यहाँ पे पहुँच गए। तो कहाँ से आप कहाँ पहुँच सकते हो इन मिस्टेक्स के कारण। एटलीस्ट चलो ये मेरे हाथ में नहीं था, बट इन चीज़ों को अगर मैं कंट्रोल करता तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे होता। तो ये मेन मिस्टेक्स थे मेरे प्रिपरेशन के टाइम में। चलो मैं 90% एफर्ट दिया, वो मैं अब कह रहा हूँ, बट जो मेजर मिस्टेक्स थी मेरी वो था पेपर अटेम्प्ट करते समय, ठीक है। अगर मैं 1-2 पेपर और अटेम्प्ट करता या फिर वहाँ पे ध्यान रखता, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता, ज़्यादा प्रेशर में नहीं आता जब मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो ये मिस्टेक्स नहीं करता मैं। एक ओएमआर फिलिंग में मैंने मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। मैंने आंसर टिक किया था बट ओएमआर में फिल नहीं किया, या फिर ओएमआर में शायद मैंने गलत फिल कर दिया था, 2 बबल ऐसा कुछ था सीन, तो एक ओएमआर मेरा मिस्टेक हुआ था। तो ये सारी गलतियाँ नहीं होती तो मेरे मार्क्स और ज़्यादा अच्छे आते, मैं एटलीस्ट एम्स में होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान दे दी जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। उसके बाद बात कर लेते हैं उन मिस्टेक्स के ऊपर जो कि मैंने करी थी जब मैं 2019 से पहले, जब 11th-12th में था और ऑफलाइन कोचिंग में था। तो अगर आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, 11th-12th में हो और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट टाइम किसी बैच को ज्वाइन किया है, फर्स्ट टाइम ऑफलाइन कोचिंग गए हो, ठीक है, वो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं जनरली, वो आपको यहाँ से समझ में आएगा और आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। पहली जो मिस्टेक थी, जो मैंने मेन मिस्टेक करी थी, वो ये था कि 10th में रिजल्ट आने के बाद फुल मोटिवेशन के साथ मैं गया था प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन मुझे लगा था ईजी होगा, उतना ईजी था नहीं। तो ये जो मोटिवेशन था ज़्यादा दिन लास्ट किया नहीं और मैंने उसी हार्ड पाथ में चलने के बजाय मैंने एक इजी पाथ चूज कर लिया। वहाँ से मैं कभी फिर रिकवर हो ही नहीं पाया, ठीक है। फिर मैं ड्रॉप ईयर्स में ही आ गया सीधे और वहाँ से ही ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन का साइकिल था कि कल कर लेंगे वो चालू हुआ था। तो कैसे वो समझाता हूँ मैं आपको, और कैसे होता है, सबके साथ ऐसा होता है जो भी प्रिपरेशन करने जाते हैं फर्स्ट ईयर, वो थोड़ा सा भी अगर लूज होते हैं तो उनके साथ यही होता है। सबसे पहले क्लास 10th में 10 CGPA आया था, सबने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन किया, सबने बहुत तारीफ करी, तो हम लोग भी बहुत खुश थे। जब गए वहाँ पे कोचिंग में एडमिशन लिया, मोटिवेटेड थे, बट वहाँ पे सारे ही बच्चे ऑलमोस्ट इसी रिजल्ट के साथ आए हुए थे, ठीक है। जब सर ने बोला कि कितने बच्चे 10 CGPA वाले हैं, तो सबने हाथ खड़ा किया था। तो उसमें समझ में आया कि भैया कॉम्पिटिशन तो है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर इजी चैप्टर चालू हुए कोचिंग में, ठीक है, समझ में आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, फुल मोटिवेटेड थे, डेली जाके क्वेश्चन सॉल्व करते थे, मॉड्यूल में क्या है, टेस्ट की प्रिपरेशन करते थे, पहला टेस्ट आने वाला था, ठीक है। बट धीरे धीरे जो है ना फिजिक्स समझ आनी बंद होने लगी, ठीक है। समझ आ रही थी बट क्वेश्चंस नहीं बनते थे, ठीक है। टफ चैप्टर्स चालू होने स्टार्ट हो गए थे। मोल कंसेप्ट के जब क्वेश्चंस लगाने बैठे तो क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे थे, समझ नहीं आता कि यार कैसे अप्लाई करते हैं सोशियोमेट्री को, ठीक है। एनिमल किंगडम को आपको पता है, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में तो बहुत ज़्यादा खींचा जाता था, एटलीस्ट उस समय तो खींचते थे, मॉड्यूल्स में बहुत एक्स्ट्रा लिखा रहता था, उसको पढ़ाते। तो 1 महीना एनिमल किंगडम को खींचा था। मेरे को समझ नहीं आता है इतनी चीज़ें याद कैसे रखेंगे हम लोग, क्योंकि एक तो वैसे ही इतना ज़्यादा रटने वाला चैप्टर है अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो उसके अलावा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें जो मॉड्यूल्स में अगर आपने कभी खोल के देखी है, वो सब चीज़ें नोट्स में लिखवाया था उन लोगों ने। तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि यार इतना सब याद कैसे रखना, और मैं याद कर भी रहा था उस समय उस चीज़ को, और हो नहीं रहा था। इस चक्कर में ऐसे करते करते पहला टेस्ट हुआ, उसमें मार्क्स नहीं बने, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे थे। तो ये सारा प्रेशर होने के कारण क्या है ना, फिर जो उस समय जो करना चाहिए था मुझे कि मुझे और मेहनत करना होगा, मुझे थोड़ा सा और टीचर से बात करनी चाहिए थी, या फिर अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए कि कैसे कर रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट वो सब छोड़ के मैंने ब्लेम गेम करना स्टार्ट कर दिया कि यार टीचर खराब है, हमारा जो बैच है ना वो लोअर बैच है, और ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझसे समझ नहीं आ रहा है या मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो मैंने ये नहीं किया कि और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, टीचर से बात करूँ कि सर कैसे करना है, डाउट्स पूछूँ। इंस्टेड कि मैंने टीचर को ब्लेम कर दिया अपने मन में ही, और कभी सर से बात करने गया ही नहीं। और उस समय तक होता क्या है कि जब तक ये हो रहा होता है 2-3 महीने के अंदर, आप अगर नए जगह गए होते हो तो वहाँ पे इनिशियल तो दोस्त होता नहीं है, तो आप मेहनत कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, बट उस समय तक दोस्ती बन गई होती है, दोस्ती आप कर लेते हो बहुत सारे लोगों से। और या फिर अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप गेमिंग वगैरह में इसमें लग सकते हो, तो दोनों टाइप का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो दोस्ती बढ़ जाने के कारण अगर आप नए जगह गए हो तो आप घूमने लगते हो उधर उधर, आप पढ़ने के बजाय जो भी और चीज़ें की जा सकती है वो आप करते हो, ठीक है, और धीरे धीरे आप पढ़ाई से दूर हो जाते हो। तो जो हार्ड चीज़ थी, जो आप ऑलरेडी नहीं करना चाहते हो, अब आपके पास एक एस्केप रूट था कि चलो ये नहीं करके ये कर लेते हैं, अगले महीने से पढ़ेंगे, अगले जो टेस्ट है उससे पढ़ेंगे। ऐसे करके आप एक्सक्यूज देते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसे करते करते फिर आप क्लास जाना बंद करते हो, लेक्चर लेना बंद करते हो, और आप सोचते हो कि यार ये टीचर अच्छा नहीं है, मैं ऑनलाइन पढ़ लूँगा इससे। आजकल तो बहुत हो रहा है, ऑफलाइन में एडमिशन ले लिया है बट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं किसी जो फेमस टीचर है उनसे, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास जा नहीं रहे, अपने पेस पे, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि मैंने अपने पेस पे पढ़ना स्टार्ट किया, उस चक्कर में हुआ क्या कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया, ठीक है। टेस्ट देना बंद कर देते हैं कोचिंग का, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि यार कोचिंग में क्या चल रहा है, वो लोग कहाँ पहुँच गए और मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो ऑनलाइन प्रिपरेशन करें चलो सही है, बट उस चक्कर में क्योंकि वो बहुत फिर से कहते हैं कि यार चलो 3-4 चैप्टर मेरे हो गए थे कोचिंग में, बट मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, तो वो वापस से 0 से स्टार्ट करते हैं। कोचिंग वाले ऑलरेडी 5 चैप्टर आगे चल रहे होते हैं, और क्योंकि वो खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास जा नहीं रहे, टेस्ट दे नहीं रहे, तो काफ़ी स्लो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो इस चक्कर में उनका इनिशियल जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है उसमें चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो ये सीन भी मेरे साथ हुआ था, ठीक है। मेरे को
ये पता ही नहीं चला कि यार एग्जाम वहाँ पे क्लास में क्या चल रहा है, टेस्ट दे नहीं रहा था। तो मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन अपने विपिन सर से अलग सर से करना स्टार्ट कर दिया था, जिस चक्कर में मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया, ठीक है। और ये करते करते 11th कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला, ठीक है। और मेरा सिलेबस भी 11th का कंप्लीट नहीं हुआ तो समय तक। फिर 12th स्टार्ट हुआ, फिर से मोटिवेशन आया कि चलो जो हुआ 11th में छोड़ते हैं, 12th को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। क्लास जाना स्टार्ट किया वापस से, एक महीना सब सही था, फुल 4 बजे उठ के पढ़ता था, एकदम कीपैड वाला फ़ोन ले आया था, बट वो ज़्यादा दिन चला नहीं। पहला टेस्ट में मार्क्स भी आया था, बट फिर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ा वो मोटिवेशन जाने लगा, दोस्ती तो थी ही, तो फिर से पबजी वगैरह गेम खेलना स्टार्ट कर दिया मैंने और हमारे दोस्तों ने। तो इस जगह में फिर से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था और जितनी भी चीज़ें मैंने करी थी वो सिर्फ करके छोड़ दिया था, कभी रिवाइज कर नहीं रहा था। तो हुआ क्या, तो पहला टेस्ट में मार्क्स तो आया, बट अगले टेस्ट में जब पूरा सिलेबस वापस आया जिसमें पिछले टेस्ट का भी था, तो मैंने रिवाइज किया नहीं था, तो मेरे मार्क्स फिर से ड्रॉप हो गए थे। तो फिर मैंने टेस्ट देना भी वापस से छोड़ दिया, ठीक है। क्लास फिर जाना फिर से बंद कर दिया, फिर नया बहाना आ गया कि यार बोर्ड आ रहा है, बोर्ड की प्रिपरेशन करनी, तो 12th का सिलेबस फटाफट खत्म करने लगा। 11th जो हुआ था उसको कभी देखा ही नहीं, और इसलिए जो पहला अटेम्प्ट है वो खराब हो गया था। तो ऐसा ही मोस्टली बच्चों के साथ होता है, जहाँ पे जो मेन गलतियां होती है वो ये है कि बोर्ड के टाइम में नीट की प्रिपरेशन पूरा छोड़ देना, ठीक है। दूसरा, हर बार जब भी थोड़ा सा भी आप पीछे जाते हो, आप कहते हो कि नया प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, नए से तरीके स्टार्ट करेंगे, और आप क्लास से पीछे हो जाते हो। अब तो आपके पास और भी रिसोर्सेज का एक्सेस है, ऑनलाइन प्रिपरेशन है, तो आप ऑनलाइन में जो अच्छे टीचर्स हैं उनसे प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगते हो, और जो ऑफलाइन में अपनी फीस दी उसको सब भूल के और आप अलग हो जाते हो, अपने पेस में चलने लगते हो, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हो। दूसरा, डिसीजन के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हो, आप बस चीज़ों को खत्म कर रहे होते हो, पहली बार कर रहे होते हो, टाइम ज़्यादा लगता है, और आप जो चीज़ कर लेते हो उसको कभी देखते नहीं हो। इस चक्कर में आपके मार्क्स ड्रॉप होते हैं। जब 3 चैप्टर का टेस्ट है कोई दिक्कत नहीं, बट जब अगले टेस्ट में उन 3 चैप्टर के साथ आता है पुराना चैप्टर, तो उसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, आपके मार्क्स कम होते हो, फिर आप इस चक्कर में टेस्ट देना ही बंद कर देते हो, ठीक है। ये गलती मैंने करी थी और ये आप भी करते हो, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद ज़्यादा दिन तक आप कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड नहीं रह पाते हो, 10 दिन पढ़ा, 15 दिन पढ़ा, उसके बाद फिर छोड़ देते हो, ये नहीं करना है आपको। नहीं हो रहा है, चीज़ें जब हार्ड होंगी तब भी आपको एटलीस्ट ट्राई करना है कि मैं पढ़ तो लूँ, ठीक है। इस चक्कर में आप चीज़ों को छोड़ोगे नहीं। एक बार आपने छोड़ने की आदत लगा दी ना, उसके बाद वहाँ से कम बैक करना बहुत हार्ड हो जाता है। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, ये गलती आपको नहीं करनी है। ब्लेम गेम नहीं खेलना है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, अगर नहीं पढ़ाते तो जाके बात करो, सर मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे तो क्वेश्चन बनाने की खुद से कोशिश करो, ये मत बोलो कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे। और ये बात मेरे को तब समझ आई थी जब मेरी ही कोचिंग से, मेरी ही बैच से, जिसमें मैं कहता था कि यार टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, उसी से 5-6 बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, अच्छे रैंक में सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। इनफैक्ट एक एम्स ऋषिकेश चला गया था। तो तब मेरे को समझा कि अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे होते तो इन बच्चों का सिलेक्शन कैसे हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि टीचर का काम इतना ही है कि एक बार आपको कंसेप्ट समझा दे, उसके बाद कितने मार्क्स आएंगे, क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है और आप कितनी मेहनत कर रहे हो घर जाके। तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है। दोस्ती वगैरह, ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन, गेमिंग वगैरह आपको इस समय अलग रखना है, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कम करो जितना कम कर सकते हो, क्योंकि नीट के प्रिपरेशन के टाइम में आपको एकदम आइसोलेट होना पड़ता है। दोस्ती अगर रख भी रहे हो तो सिर्फ पढ़ने के लिए, जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उनसे दोस्ती करो, और एकदम अगर मेहनत करनी है तो 100% एफर्ट दे दो। अदरवाइज यही ड्रॉप ईयर्स जितने मेरे को लगे तो उस साइकिल में फंस जाओगे और फिर यहाँ से निकलने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। ये गलतियाँ मत करना जो मैंने करी थी, मैंने आपको समझा दी इस वीडियो में, और होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसा मेरे टाइम में कोई नहीं था बताने वाला, जिसके कारण मेरे को इतने ड्रॉप्स लगे, अदरवाइज मैं कम ड्रॉप्स में सेलेक्ट हो जाता, एटलीस्ट फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप में तो हो ही जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखो और मेहनत करो, अपना 100% एफर्ट दो। ये नहीं कि सिलेक्शन होगा तभी कुछ कर पाएंगे हम लोग ज़िंदगी में, ऐसा नहीं होता है। आप मेहनत करना सीख जाओ, पहला पॉइंट, और दूसरा अपना 100% एफर्ट दो, ताकि रिजल्ट के बाद आपको गिल्ट ना हो कि यार और थोड़ा मेहनत कर लेता ना तो कि 1 साल मेरे को ड्रॉप नहीं देना पड़ता। ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा 100% एफर्ट था, इससे बेटर तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इस बिजनेस साइकिल में, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।